हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो भाई साहब, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। हाँ जी। दृष्टि सीरीज क्लास 9th का जो हमारा बैच था, इसमें अभी तक हमने हमारे 4 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहला था संख्या पद्धति, जिसके बाद है हमारा बहुपद, उसके बाद है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण और निर्देशांक ज्यामिति। ये चारों चैप्टर हम कर चुके हैं। इनके वीडियोस तुम्हें जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में दृष्टि बैच की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक सब्जेक्ट की, वहां पर तुम्हें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हाँ जी। आज हम करने जा रहे हैं 5वां लेक्चर, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और ये वो चैप्टर होगा जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। इस चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इस चैप्टर में थ्योरी है, और थ्योरी भी बहुत ईजी है। मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि आप बेसिकली ऑलरेडी जानते हो, वही आपको बताई जाएंगी यहां पर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है, कुछ खतरनाक नहीं है। बहुत छोटा लेक्चर होगा ये। तुम चाहो तो इसे 1.5x की स्पीड पर देख सकते हो। तुम्हें बस सुनना है और कुछ कुछ चीजें जो मैं तुम्हें बताऊंगा उनका ध्यान रखना है, क्योंकि जब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा, रेखाएं एवं कोण, जो कि बहुत जरूरी चैप्टर है, जो कि थोड़ा सा टफ चैप्टर है, उसमें ये बेसिक का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये सब बेसिक का काम करेगा। तो सारे बालक अगर रेडी हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो, और हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय से। अब यहां पर हमारे पास पढ़ने के लिए है जो मेन टॉपिक है। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो क्या है यहां पर पढ़ने के लिए? मेन टॉपिक हमारे पास आता है यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाएं। ये सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है कि भैया यूक्लिड की अभिग्रहित क्या है और यूक्लिड की अभिधारणाएं क्या है। बस ये सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है। जहां तुम्हें ये समझ में आ गया, इसके बाद इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया है। अगर अच्छे से इस लेक्चर को तुम पूरा देख लोगे तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी दुख दर्द पीड़ा के। ठीक है, बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुश्किल से 40 मिनट में ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 40 मिनट लगेंगे मुझे ये पूरा लेक्चर खत्म करने में। तुम चाहो तो 1.5x की स्पीड पर देखकर और भी जल्दी खत्म कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, बेसिकली अब ज्यामिति में हमारे पास क्या आता है? ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। जितनी भी चीजें तुम अपने आसपास देखते हो, ठीक है, उनमें हर एक चीज में ज्योमेट्री यूज हो रही है। बिना ज्योमेट्री के तुम्हारी कोई भी चीज नहीं बनेगी। जिस कमरे में तुम बैठे हो उसमें ज्योमेट्री यूज हो रही है, जिस पेपर पे तुम लिख रहे हो उसमें ज्योमेट्री यूज हो रही है, जिस पेन से तुम लिख रहे हो उसमें ज्योमेट्री यूज हो रही है, जो तुमने चश्मा पहना हुआ है उसमें ज्योमेट्री यूज हो रही है, जिस फोन में तुम मुझे देख रहे हो उसमें ज्योमेट्री यूज हो रही है। मतलब ये जो मैंने घड़ी पहनी है इसके डायल में ज्योमेट्री यूज हो रही है। ठीक है, ये जो मेरे स्पेक्स हैं इनमें, तुम्हारा यहाँ पर जो ये चश्मे हैं मेरे, इनमें यहाँ पर भी ज्योमेट्री यूज हो रही है। मतलब ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ज्यामिति है एक चतुर्भुज। ठीक है, एक त्रिभुज ज्यामिति है। एक तुम्हारा कमरा यानी कि तुम्हारा जो बोले तो क्या होता है, घन होता है, वो ज्यामिति है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ज्यामिति है। ठीक है, अब ज्यामिति के बिना आपका पूरा जो वर्ल्ड है वहां तुम देख ही नहीं सकते। बिना मतलब वर्ल्ड में तुम कोई चीज उठा लो उसमें ज्यामिति है। ठीक है, ये मेरी बियर्ड है, मेरी दाढ़ी सेट है, ठीक है, इसमें भी ज्यामिति है। बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यामिति है भाई, ये भी ज्यामिति है। हर जगह ज्यामिति देखने को मिल जाएगी। स्ट्रेट लाइन बन रही है, सीधी रेखा बन रही है, ज्यामिति है। ठीक है, तो मतलब हर जगह ज्यामिति देखने को मिल जाएगी। शर्ट पे मेरे भाई ये डिजाइन है, इस पे सीधी सीधी लाइनें बन रही हैं, ये भी ज्यामिति है। ठीक है, हर जगह तुम्हें ज्यामिति देखने को मिल जाएगी। अब ज्यामिति में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास ठोस। ठोस क्या होते हैं? ठोस हमारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि जो स्थान घेरती हैं। ठीक है, जो अगर तुम उन्हें कहीं पर रखोगे तो वो कुछ स्थान घेरेंगी। और दूसरा, आपका ठोसों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी एक माप होती है और एक स्थिति होती है। जैसे कि अगर मान लो मैं अपनी बात करता हूं तो मैं भी एक ठोस हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक कमरे में हूं, ये मेरी स्थिति है। ठीक है, मेरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये मेरी माप है। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, और अगर मैं किसी कमरे में हूं या किसी जगह पर हूं तो मैं वहां पर स्थान भी घेरूंगा। तो मैं क्या हूं? मैं ठोस हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पानी है। ठीक है, इस बॉटल के अंदर। ठीक है, अब भैया केमिस्ट्री के हिसाब से पानी ठोस नहीं है, लेकिन जब पानी इस बॉटल के अंदर आता है तो मैथ्स के हिसाब से वो ठोस हो जाता है। कैसे? अब भैया ये पानी है। ठीक है, पानी आपका इस बॉटल के अंदर है। ठीक है, वो इस बॉटल के अंदर कुछ जगह घेर रहा है। ठीक है, उस पानी की कुछ स्थिति है कि वो बॉटल के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा इस पानी को आप एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हो।
तो भैया मैथ्स की डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ठोस केस में आपका ये पानी भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली भैया देखो ठोस क्या है, ठोस एक ऐसी चीज है जिसमें आकार होता है, माप होती है और स्थिति होती है। साथ ही साथ ठोस स्थान घेरता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है, ठीक है। तुम भी एक ठोस हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या बोलती है, अरे पूरे बिस्तर पे जगह घेर के पड़ा हुआ है, ये नहीं सुबह सुबह उठ के बिस्तर झाड़ ले। मेरी मम्मी तो बोलती है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूं, है ना, तो वो वाली चीज हो जाती है कभी कभी। तो अब कैसे, क्योंकि मैंने पूरे बिस्तर पे जगह घेर रखी है, इसीलिए उन्हें सफाई करने की जगह नहीं मिल रही। तो मैं क्या हूं, मैं ठोस हूं, तुम भी ठोस हो, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे चल के कहानी आती है किसकी, पृष्ठ की। तो पृष्ठ क्या होती है भाई, पृष्ठ होता है आपका ठोस की जो बाह्यतम सीमा होती है, ठोस की जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है, जिसे आप छूते हो, जिसे आप छूते हो, उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है पृष्ठ। जैसे कि ये बॉटल है, ये ठोस है, ठीक है। इसकी ये जो बाहर वाली बाउंड्री है, जहां से मैंने इस बॉटल को पकड़ रखा है, ये जो बिल्कुल बाहर वाली बाउंड्री है, ये क्या है, ये इस बॉटल का पृष्ठ है। या फिर मेरी जो, मैं पूरा अगर ठोस हूं तो मेरी जो ये स्किन है जिसे मैं टच कर पा रहा हूं, ये क्या है, ये मेरा पृष्ठ है, ठीक है। तो पृष्ठ क्या होता है, किसी भी ठोस की सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, सबसे बाहर वाली जो सीमा होती है, उसे हम कहते हैं पृष्ठ। ठोस की परिसीमा पृष्ठ कहलाती है। ये आकाश के, मतलब ये क्या करती है, आपका जैसे मेरी बॉडी का जो स्किन है वो क्या कर रही है, मेरे बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स को और जो बाहर का सरफेस है उन दोनों को अलग अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो पृष्ठ यही करता है, ठोस के बाहर वाले हिस्से को और ठोस के अंदर वाले हिस्से को वो अलग अलग करता है, ठीक है। और ध्यान रखना, पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती, पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती। अब इसके बाद हमारे जो यूक्लिड थे, ठीक है, यूक्लिड हमारे एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कहा कि देखो भैया, मैं कुछ चीजों की परिभाषा बता रहा हूं, ठीक है, कुछ चीजें जो हैं वो परिभाषित की जा सकती हैं, और इन चीजों को परिभाषित करने के लिए हम कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमें पता है वो क्या होती हैं, लेकिन आप उसे परिभाषित नहीं कर सकते। आपको पता है वो होती क्या है, लेकिन आप उसे एक परिभाषा नहीं दे सकते, ठीक है। अब जैसे कुछ परिभाषाएं जो यूक्लिड ने बताई, वो क्या थी, वो थी आपकी सबसे पहली बिंदु, कि एक बिंदु क्या होता है, एक बिंदु वो होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। भाग नहीं होता मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं होता। बिंदु के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। बिंदु को हम दर्शाते कैसे हैं, ऐसे, ये एक डॉट अगर मैंने बना दिया तो ये बिंदु है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, इस बिंदु की भी कुछ ना कुछ, इस डॉट की भी कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ठीक है। तो ये तो बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो अभी कहा है कि बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, तो ये कैसे बिंदु हो गया। तो भाई देखो पॉइंट ये है, क्या है पॉइंट, पॉइंट ये है कि यार हम बिंदु को दिखा नहीं सकते रियल में, ठीक है। बिंदु जो होता है उसकी कोई विमा नहीं होती, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, लेकिन उसे दर्शाने के लिए, अब मुझे कुछ चीज बनानी है, उसके लिए मुझे बिंदु की जरूरत है, तो मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना, तो उसे दर्शाने के लिए हम इस डॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं बस, ठीक है। अब ऐसे ही अगली परिभाषा क्या आती है, अगली परिभाषा आती है रेखा। तो रेखा क्या होती है, रेखा होती है एक चौड़ाई रहित लंबाई। अब मतलब एक सीधी सीधी लंबाई, एक सीधी सीधी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, ठीक है, जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, उसे हम बोलते हैं रेखा। एक सीधी सीधी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, उसे हम बोलते हैं भाई रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, कि रेखा के जो सिरे होते हैं, यानी कि रेखा के जो अंत बिंदु होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं, जैसे कि ये दोनों बिंदु हो गए रेखा के, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। रेखा के जो अंत बिंदु होते हैं, रेखा के जो अंत होते हैं, यानी कि जो सिरे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके बिंदु होते हैं। रेखा के जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं, ठीक है। रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ये है आपकी तीसरी चीज, ठीक है। अब चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है कि भैया आपका एक सीधी रेखा
जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है उसे सरल रेखा कहा जाता है। मतलब कि आपका कोई रेखा अगर ऐसी है जो बिंदुओं के ऊपर सपाट रूप से स्थित है, ठीक है, उसे हम सीधी रेखा बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। नहीं तो अगर मान लो बिंदु तुम्हारे यहां पर है और रेखा तुम्हारी ऐसे जा रही है, तो ये सरल रेखा थोड़ी है, ये सीधी रेखा थोड़ी है, नहीं है। तो ऐसी रेखा जो बिंदुओं के ऊपर सपाट रूप से स्थित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं हमारा क्या, उसी को हम बोलते हैं सरल रेखा या सीधी रेखा। उसके बाद पृष्ठ क्या आता है, पृष्ठ आता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, कोई ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, जैसे हमारा ये पृष्ठ है, मेरी ये स्किन पृष्ठ है, इसकी एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो ये पृष्ठ है। ये बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूं ये पृष्ठ है, ठीक है, इसकी एक लंबाई है एक चौड़ाई है। ठीक है, ये जो आपकी बोतल है इसका जो ये बाहर वाला भाग है ये एक पृष्ठ है, इसकी भी एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो ये भी एक पृष्ठ है। ठीक है, तो पृष्ठ की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, या मैं बोलूं कोई ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद पृष्ठ क्या होता है, एक पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो रेखाएं होती हैं, मतलब पृष्ठ के जो एज होते हैं वो रेखाएं होती हैं। तो समझना, अब ठोस की जो बाह्यतम सीमा होती है वो क्या होती है, वो आपकी पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ के जो बाह्यतम बाउंड्री होती है, या फिर मैं जो बोलूं किनारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेखा होती है। और रेखा के जो सिरे होते हैं यानी कि रेखा के जो बाह्यतम बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिंदु होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक समतल पृष्ठ पर, मतलब एक समतल पृष्ठ क्या होता है, जब आपका पृष्ठ रेखाओं के ऊपर सपाट रूप से स्थित होता है तो उसे समतल पृष्ठ कहा जाता है। मान लो ये रेखाएं हैं, ठीक है, और एक पृष्ठ है जो कि ऐसा है, मतलब बीच में से उठा हुआ है, इस तरीके का है, ऐसे बीच में से उठा हुआ है। मान लो ये तुम्हारी समतल रेखाएं हैं ये रही, और ये पृष्ठ जो है ऐसे होने की जगह बीच में से उठा हुआ है, इस तरीके का है। तो ये जो पृष्ठ है ये समतल पृष्ठ नहीं है। अगर ये इन रेखाओं के ऊपर सपाट रूप से रखा हुआ है तो ये समतल पृष्ठ होगा। ठीक है, तो रेखाओं के ऊपर सपाट रूप से रखे हुए पृष्ठ को ही आप क्या कहते हो, समतल पृष्ठ कहते हो। तो ये कुछ यूक्लिड की परिभाषाएं थी। इसके बाद यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने जितने भी अलग अलग गणित से संबंधित कथन थे उन्हें इकट्ठा किया, ठीक है, और अपनी बुक के अंदर, अपनी किताबों के अंदर डाला। ठीक है, और इन्होंने इन्हें दो भागों में बांटा। दो भाग कौन कौन से, एक तो अभिग्रहित और एक अभिधारणा है। अभिग्रहित वो आपके, देखो अभिग्रहित और अभिधारणा दोनों ही सत्य कथन होते हैं। ठीक है, अभिग्रहित और अभिधारणा पहले से ही बोल दिया जाता है कि दोनों ही सत्य कथन है, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इन्हें पहले से ही सत्य माना जाता है, इन्हें कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सत्य माना जाता है। ठीक है, अभिग्रहित क्या होता है, वे सत्य कथन जो संपूर्ण गणित में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सत्य कथन जो पूरे के पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे वो बीज गणित हो, चाहे वो अंक गणित हो, चाहे वो ज्यामिति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कथन जो पूरे के पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिग्रहित। और ये पहले से ही सत्य कथन माने गए हैं, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि ये सत्य है या फिर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या आता है, यहां पर सबसे पहला कथन आता है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो परस्पर बराबर होती हैं। मतलब कि आपका जो वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो आपस में ही बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हारी टीचर ने बोला कि राहुल के 30 में से 15 मार्क्स आए हैं और शुभम, शिवम और अंशुल के भी कितने, राहुल के बराबर ही मार्क्स आए हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भैया राहुल के 15 मार्क्स हैं, शुभम, शिवम और अंशुल के राहुल के बराबर मार्क्स हैं। तो इसका मतलब शुभम, शिवम और अंशुल के भी आपस में बराबर मार्क्स ही होंगे।
ठीक है, क्योंकि उसके 15 है, इन तीनों के उसके बराबर हैं, यानी कि 15 ही होंगे तीनों के, और तीनों के 15 है तो तीनों के आपस में ही बराबर होंगे। तो यही चीज यहां पर बोली जाती है कि जो चीजें किसी एक चीज के बराबर होती हैं वो आपस में भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये चीज तुम पूरी गणित में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है कि भैया तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हारे दो दोस्त हैं, तुमसे बोला जाए कि तुम्हारे दोनों दोस्तों के पिताजी की जो आयु है वो तुम्हारे पिताजी की आयु के बराबर है, तुम्हारे पापा की आयु के बराबर है, तुम्हारे पापा की एज के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या होगा भैया, सिंपल सी बात है, अगर उन दोनों के पापा की एज तुम्हारे पापा की एज के बराबर है, इसका मतलब उन दोनों के पापा की एज भी बराबर होगी। कहने की बात थोड़ी है ये। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है ना, ये तो बहुत बेसिक चीज है। सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो यह है पहला कथन। अब दूसरा क्या है, यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। मतलब कि आपने जैसे क्या किया, मान लो आप दो दोस्त हो, ठीक है, दो दोस्तों को, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास दोनों के पास 8-8 चॉकलेट है, तो 8-8 चॉकलेट है, यानी कि दोनों के पास बराबर चॉकलेट है, तुम्हारे पास भी 8 है, तुम्हारे दोस्त के पास भी 8 है। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को 5-5 चॉकलेट और दे दी, मतलब तुम्हारे पास पहले से बराबर चॉकलेटें थी, अब मैंने तुम्हें बराबर चॉकलेटें और दी हैं, 5-5 चॉकलेट। ठीक है, तो अब जो तुम्हारे पास टोटल नंबर होगा, यानी कि कुल चॉकलेटों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, दोनों के पास 13-13 चॉकलेट हो जाएंगी। 8-5 13, 8-5 13, यानी कि अगर बराबर में बराबर को जोड़ा जाए तो संपूर्ण भी बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आपको दिया गया a बराबर b और मैं इन दोनों तरफ x को जोड़ दूं, दोनों तरफ अगर मैं x को जोड़ दूं तो वो भी बराबर होगा, क्योंकि x बराबर x तो होगा ही होगा, और a बराबर b हमें दिया हुआ था, तो बराबर में बराबर को जोड़ा तो बराबर आ गया। या फिर अगर मैं a बराबर b में से, हमें x बराबर y दिया हुआ है, तो अगर मैं बराबर में से बराबर को जोड़ दूं, ठीक है, तो a प्लस एक्स बराबर b प्लस वाई, तो ये जोड़ने के बाद भी आपके पास क्या आएगा, आपके पास बराबर ही आएगा। और तीसरी वाली जो अभिग्रहित है वो घटाने के ऊपर है, तीसरी वाली जो अभिग्रहित है वो घटाने के ऊपर है। क्या कि अगर बराबरों में से बराबरों को घटा दिया जाए तो जो शेष आएगा वो भी बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं a में से भी x को, क्योंकि a बराबर b है, अगर मैं a में से भी x को घटा दूं और b में से भी x को घटा दूं तो हमारे पास जो मान आएगा वो बिल्कुल बराबर आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं a बराबर b और x बराबर y दिया हुआ है और मैं इन दोनों को घटा देता हूं, तो a में से अगर मैं x को घटा दूं और b में से y को घटा दूं तो भी मेरे पास मान जो है वो बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, वही सेम एग्जांपल, तुम दोनों के पास, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पास 8-8 चॉकलेट है, मैंने दोनों से 3-3 चॉकलेट ले ली। ठीक है, तुम्हारे में से भी 3 चॉकलेट घटा दी, उसके में से भी 3 चॉकलेट घटा दी, तो बराबर थी तुम्हारे पास 8-8 चॉकलेट, मैंने दोनों से बराबर बराबर 3-3 चॉकलेट ले ली, तो कितनी बची, तुम्हारे पास भी 5 बचेंगी, 8 में से 3 गए 5 बचे, और उसके पास भी 8 में से 3 गए 5 बचे, दोनों के पास बराबर चॉकलेट बची। तो बराबर में से अगर बराबर को घटाया जाता है तो शेषफल भी बराबर होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो बराबर होती हैं, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, संपाती मतलब जो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाती हैं। जैसे मेरा ये हाथ है, ये हाथ, इस हाथ के ऊपर अगर मैं रखता हूं तो पूरा हाथ एक दूसरे को ढक लेता है अच्छे से, पूरा हाथ एक दूसरे को ढक लेता है अच्छे से, यानी कि आपका ये हाथ इस हाथ के संपाती है, ये हाथ इस हाथ के संपाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों हाथ बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तुम्हारी जो क्लास की बुक नोटबुक है जिसमें तुम अभी लिख रहे होगे, उसके 2 पेजेस को उठाओ, एक पेज दूसरे पेज के बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहा होगा, एक पेज दूसरे पेज के बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहा होगा, यानी कि वो दोनों पेजेस क्या हैं, आपस में संपाती हैं, और वो दोनों पेज आपस में बराबर भी हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ए बी, और यहां पर एक बिंदु है आपके पास x। तो अगर तुम देखोगे तो ए एक्स प्लस ए बी, सॉरी, ए एक्स प्लस एक्स बी क्या है, ए एक्स प्लस एक्स बी,
ए बी को पूरी तरीके से ढक रहा है, यानी कि ए एक्स प्लस एक्स बी जो है वो ए बी के संपाती है। तो इसका मतलब आपका ए एक्स प्लस एक्स बी जो है वो ए बी के बराबर होगा। और ऑब्वियसली होता भी यही है, ठीक है, होता भी यही है ना, होता भी यही है। समझ में आया, समझ में आया कि भाई दो वस्तुएं अगर संपाती हो तो वो परस्पर बराबर भी होंगी। अब तीसरी चीज जो आती है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये भी बहुत सिंपल है। पांचवी अभिग्रहित कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक रोटी का टुकड़ा है, मतलब एक पूरी रोटी है, आपने उस रोटी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब वो जो दोनों टुकड़े हैं वो अपने ओरिजिनल वाली पूरी रोटी से तो छोटे ही होंगे, है ना, यानी कि जो ओरिजिनल वाली पूरी की पूरी रोटी थी वो उन दोनों टुकड़ों से बड़ी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये टिश्यू पेपर है, ये रहा, ये टिश्यू पेपर है। मैंने क्या करा, मैंने इस टिश्यू पेपर को थोड़ा सा फाड़ दिया। अब ये दो पार्ट में, दो भागों में बट गया। तो ये जो दोनों भाग हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग भी अपने ओरिजिनल वाले टिश्यू पेपर से छोटा होगा, जो ओरिजिनल सबसे पहले था पूरा का पूरा, ठीक है। और ये वाला भाग भी जो ओरिजिनल वाला टिश्यू पेपर है उससे छोटा होगा, जो पूरा का पूरा टिश्यू पेपर इसे मिलाकर था, ठीक है। तो आपका कोई भी जो पूर्ण होता है, कोई भी जो पूर्ण होता है यानी कि संपूर्ण जो होता है वो अपने भाग से कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है। पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद अगली अभिग्रहित आती है छठे नंबर वाली कि भाई वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, वो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाए कि भाई तुम्हारी एज मेरी तुम्हारी एज मेरी एज की दोगुनी है, या फिर ये बोला जाए कि तुम्हारे पिताजी की एज तुम्हारी एज की दोगुनी है, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त के पिताजी की एज भी तुम्हारी एज की दोगुनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारे पिताजी की एज और तुम्हारे दोस्त के पिताजी की एज बिल्कुल बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया जाए कि ए जो है वो बी का दोगुना है और एक्स जो है वो भी बी का दोगुना है, ठीक है, ए जो है वो बी का दोगुना है और एक्स जो है वो भी बी का दोगुना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा, जब दो चीजें किसी एक ही चीज की दोगुनी होती है, दोनों बी के दोगुने हैं, तो वो आपस में बराबर हो जाते हैं। और सेम चीज आपका हाफ में भी चलती है कि जब दो चीजें किसी एक ही चीज की आधी होती हैं तो वो भी आपस में क्या होती हैं, वो भी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ए जो है वो बी का आधा है और एक्स जो है वो भी बी का आधा है। ए जो है वो बी का आधा है और एक्स जो है वो भी बी का आधा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि ए बराबर होगा एक्स के, ठीक है, ए बराबर होगा एक्स के। बहुत सिंपल सी चीज है ये, बहुत सिंपल सी चीज है ये। क्लियर हो गई बात। जब दो चीजें किसी एक ही चीज के एक दुगने के बराबर होती हैं तो भी वो आपस में बराबर होती हैं, और जब दो चीजें किसी एक ही चीज के आधे के बराबर होती हैं तो वो भी बराबर होती हैं। तो ये है यूक्लिड की 7 अभिग्रहित, ठीक है, जो कि क्या बताती हैं, जो कि ऐसे कथन हैं जिन्हें, जो कि ऐसे सत्य कथन है, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इन्हें बस तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें मानना है कि ये सच है, ठीक है। और ये आपका पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इसके बाद आती है यूक्लिड की अभिधारणाएं। अब अभिधारणाएं भी सत्य कथन ही होते हैं, ठीक है, अभिधारणा भी सत्य कथन ही होते हैं। तो इनमें और अभिग्रहित में क्या डिफरेंस है, इनमें और अभिग्रहित में क्या डिफरेंस है, इनमें और अभिग्रहित में डिफरेंस है वे सत्य कथन जो केवल ज्यामिति में, जो केवल ज्यामिति में प्रयोग होते हैं, ठीक है।
तो गणित में पूरे के पूरे गणित में इस्तेमाल होने वाले सत्य कथन होते हैं अभिग्रहित, और वे कथन जो केवल और केवल, वे सत्य कथन जो केवल और केवल ज्यामिति में इस्तेमाल हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिधारणाएं। क्या कहते हैं भाई? उन्हें हम कहते हैं अभिधारणाएं। तो अभिधारणाएं केवल ज्यामिति में इस्तेमाल हो सकती हैं, केवल और केवल ज्योमेट्री में इस्तेमाल हो सकती हैं। पहली अभिधारणा क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, मतलब कि आपका एक बिंदु से शुरू कर दूसरे बिंदु तक आप एक सरल रेखा खींच सकते हो, और इसी अभिधारणा से एक नई अभिधारणा निकलती है, या मैं बोलूं एक अभिग्रहित निकलती है। क्या? कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मतलब अगर आप दो बिंदु बनाते हो और आप कोशिश करते हो कि उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली मैं एक रेखा बनाता हूं, तो आप खाली एक ही रेखा बना पाओगे, उसके अलावा कोई और रेखा ऐसी नहीं होगी जो कि उन दोनों सेम बिंदुओं से पास होती हो। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है, और इसी से निकल कर आता है क्या? कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक क्या अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अब देखो, इन्हें प्रूव नहीं करना क्योंकि ये सत्य कथन माने हुए हैं पहले से ही, इनका प्रूफ नहीं होता क्योंकि ये पहले से ही सत्य कथन माने हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है आपका कि भाई अगर कोई रेखाखंड है, रेखाखंड क्या होता है? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, मतलब कि ये एक बिंदु से शुरू होता है और दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाता है। तो ये कहता है कि अगर कोई रेखाखंड है तो रेखाखंडों को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। बस कि भाई रेखाखंड क्या होता है? दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड के, एक बिंदु से शुरू होता है दूसरे पर खत्म होता है। तो इसके अनुसार भैया आपका रेखाखंड को उन दोनों बिंदुओं से आगे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बढ़ाया जा सकता है भाई, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। यह है अभिधारणा नंबर 2। बिल्कुल बेसिक कथन है भाई, बिल्कुल बेसिक कथन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरी अभिधारणा क्या है? तीसरी अभिधारणा यह है कि एक केंद्र और एक त्रिज्या को लेकर एक वृत्त की रचना करी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। मान लो कोई केंद्र है, ठीक है, उस केंद्र के लिए कोई त्रिज्या है, कोई भी त्रिज्या ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो अगर मैं कोई केंद्र और कोई त्रिज्या ले रहा हूं, तो मैं उससे क्या बना सकता हूं? मैं उससे आराम से क्या बना सकता हूं भाई? मैं उससे आराम से एक सर्कल की रचना कर सकता हूं, बड़े ही प्यार से। ठीक है भाई, चलो जी, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो हम उससे एक सर्कल की रचना कर सकते हैं अगर हमारे पास एक त्रिज्या और एक केंद्र है। कोई बिंदु दे दिया तुम्हें केंद्र, कोई त्रिज्या दे दी, तो तुम आराम से उस पर केंद्र पर प्रकार को रखकर त्रिज्या भरकर आराम से वृत्त की रचना कर सकते हो। यह है तुम्हारी अभिधारणा नंबर 3। अभिधारणा नंबर 4 क्या है? अभिधारणा नंबर 4 और भी इजी है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अबे समकोण होते कौन से कोण है? समकोण होते हैं वो कोण जो कि 90 डिग्री के कोण होते हैं। अब जब सारे ही कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं तो वो आपस में बराबर भी होंगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए सभी समकोण बराबर होते हैं एक दूसरे के। कहने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें, बहुत सिंपल सी चीज है ये कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद आती है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, जो कि थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस एक चीज तुम्हें समझनी है कि भैया देखो, जब दो रेखाएं खींची जाती हैं और उन्हें कोई तीसरी रेखा काटती है, ठीक है, तो उन दोनों रेखाओं के बीच में अंदर की तरफ चार कोण बनते हैं। ठीक है, जैसे ये दो रेखाएं खींची गई, ए बी और सी डी, और इन्हें एक ये रेखा काट रही है, और यहां पर हमारे पास अंदर की तरफ ये चार कोण बनते हैं, 1 2 3 और 4। ये चार कोण बनते हैं।
ठीक है। तो इस अभिधारणा के अनुसार कि भैया जब दो रेखाएं खींची जाती हैं और उन्हें कोई तीसरी रेखा काटती है तो उस रेखा के एक तरफ के कोणों का योग, इधर एक तरफ कौन से कोण है, 1 और 2, इधर एक तरफ कौन से कोण है, 3 और 4, तो जिस तरफ एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि दो समकोण बोले तो समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, तो दो समकोण हो गए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। तो उस रेखा के एक तरफ के कोणों का योग अगर 180 डिग्री से छोटा है तो दोनों रेखाएं उसी तरफ एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, इन दोनों कोणों को छोड़ो, इन दोनों कोणों को जोड़ो, अगर वो 180 डिग्री से छोटा आया तो इन्हीं दोनों रेखाओं को इसी तरफ आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, जिस साइड कोणों का योग 180 डिग्री से बढ़ाएगा, जिस साइड कोणों का योग 180 डिग्री से बढ़ाएगा उस साइड ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, उस साइड ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, तो जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो वहां पर जो जिस साइड कोणों का योग 180 डिग्री से छोटा है उसी साइड वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, जिस साइड कोणों का योग 180 डिग्री से बड़ा है उस साइड नहीं काटेंगी। ठीक है, और ये है यूक्लिड की पांचवी और आखिरी अभिधारणा। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है कि एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर मान लो एक बिंदु है मेरे पास तो इससे जाने वाली मैं जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच सकता हूं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से जाने वाली तो मैं जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच सकता हूं, यानी कि इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो बिंदु P और Q से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने इसका आंसर दिया है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हम केवल एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं, उसके अलावा कोई और रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो वो खिंचेगी ही नहीं जो कि दोनों बिंदुओं से होकर जा रही हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दो बिंदुओं से जाने वाली केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दो दिए हुए बिंदु P और Q से जाने वाली कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, केवल एक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देता है हमसे क्या, हमसे कहता है कि हमारा अब देखो एक चीज याद रखना, प्रमेय और प्रमेय, क्योंकि अभी तुम आगे चलोगे तो प्रमेय आपके पास आएगी सिद्ध करने को, आपके पास आगे चल के प्रमेय आएगी सिद्ध करने को। तो प्रमेय, अभिग्रहित और अभिधारणा में क्या फर्क होता है। अभिग्रहित और अभिधारणा को पहले ही सत्य कथन मान लिया गया है तो उन्हें आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रमेय जो होती है वो आपके ऐसे कथन होते हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो अभी जब अगले चैप्टर पे हम चलेंगे रेखा एवं कोण, तो वहां पर बहुत सारी प्रमेय आएंगी जिन्हें हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, जिन्हें हम सिद्ध करेंगे, तो रेडी रहना अगले लेक्चर के लिए। आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं। बी बिंदु ए और सी के बीच स्थित है, दर्शाइए कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। तो आ जाओ भाई, ये कह रहा है हमारे पास ए बी सी जो है, ए बी और सी, ए बी और सी जो है वो क्या है, वो एक ही बिंदु पर स्थित तीन आपके पास क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित आपके पास तीन बिंदु है। ठीक है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित तीन बिंदु है। अब ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। अब इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं, इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। कैसे, अब देखो आपका ए बी प्लस बी सी क्या है, ए बी प्लस बी सी जो है, ए बी प्लस बी सी जो है वो क्या है, ए बी प्लस बी सी जो है वो क्या है, ए बी प्लस बी सी जो है वो हमारा क्या है, संपाती है। क्या है भाई, संपाती है। किसके,
AC के। AB प्लस BC क्या है? संपाती है AC के। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर AB प्लस BC संपाती है AC के तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल ये होगा कि भैया आपका ये किसके बराबर है? किसके बराबर है बताओ? दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे, आ जाओ भाई आंसर। क्योंकि AB प्लस BC व AC संपाती हैं। क्या है भाई? संपाती हैं। अतः आपका AB प्लस BC बराबर होगा AC के। ठीक है, कहां से आया ये आपका आया अभिग्रहित अभिग्रहित 4 से। अभिग्रहित 4 से, 4 ही है ना? अभिग्रहित 4 ही है शायद। कहाँ है भाई? एक बार देख लें, अभिग्रहित 4 है ना? हाँ, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं, अभिग्रहित 4 से। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। सो हैंस प्रूव्ड, यही तो था, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से। इस चैप्टर का मेन टारगेट क्या है? इस चैप्टर का मेन टारगेट है तुम्हें तैयार करना आगे आने वाले ज्योमेट्री के चैप्टर्स के लिए। जैसे कि अभी इसके बाद ज्यामिति का जो चैप्टर आएगा वो है तुम्हारा त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज कह रहा हूँ सॉरी, रेखा एवं कोण है, उसके बाद त्रिभुज है, उसके बाद चतुर्भुज है, उसके बाद वृत्त है। तो ये सारे चैप्टर ज्यामिति के चैप्टर है, वहां पर इसकी ये जो बेसिक परिभाषाएं हैं वो काम आती हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 0, केवल 1, केवल 2 या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि भैया एक बिंदु से होकर जाने वाली, अब यहां पर ऑप्शन डिफरेंट है पिछले वाले से, एक बिंदु से होकर जाने वाली हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका मतलब आपका ना तो 0, ना केवल 1, ना केवल 2, इनमें से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलो आ जाओ, बताओ भाई, दो दिए गए बिंदु P तथा Q से जाने वाले 3 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो भैया देखो, हम जानते हैं कि भैया आपका दो बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल एक ही रेखाखंड बन सकता है। इसके अलावा आप बनाने की कोशिश करोगे वो बनेगा ही नहीं जो दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा हो। ठीक है, आप कोशिश करते रहो, वो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब P और Q दो बिंदु से होकर जाने वाले 3 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। यह कथन हमारा असत्य कथन है, यह कथन हमारा असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, अपने उत्तरों का कारण दीजिए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये वाला कथन क्या है? ये वाला कथन हमारा असत्य है, क्योंकि भैया एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कारण आप जानते हो, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो भैया हम जानते हैं ये कथन भी हमारा असत्य है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब क्या कह रहा है? एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा मतलब एक रेखाखंड, ठीक है, उसे दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। ये हमने हमारी अभिधारणा नंबर किसमें, ये हमने हमारा अभिधारणा नंबर किसमें, 2 में देखा था कि एक शांत यानी कि एक रेखाखंड को आप दोनों ओर अनिश्चित रूप से यानी कि अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। तो ये कथन हमारा कैसा है? सत्य कथन है। दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, सीधी सी बात है। अगर दो वृत्त बराबर हैं, दोनों वृत्त तभी बराबर होंगे जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के,
और आपका पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो ए बी बराबर होगा एक्स वाई के। तो ये चीज तो हमने पढ़ी है। अभिग्रहित नंबर एक ही हमारी कहती है कि जब दो चीजें किसी एक ही चीज के बराबर होती हैं, ए बी भी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब वो दोनों चीजें आपस में भी बराबर होंगी, यानी कि ये कथन भी आपका सत्य है। और इसका कारण क्या है सत्य होने का? इसका कारण है अभिग्रहित नंबर एक। अभिग्रहित नंबर एक कि जो वस्तुएं किसी एक ही चीज के बराबर होती हैं वो आपस में ही बराबर होती हैं, तो ये कथन भी सत्य है। तो भाई देखो, इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में मैं खाली यही रखता हूं। ठीक है, इस टॉपिक के साथ हम अपने आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगला लेक्चर होगा रेखाएं एवं कोण का, वो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अभी तक जो चैप्टर चल रहे थे बहुपद के बाद से तीनों चैप्टर बड़े हल्के हल्के थे। कौन कौन से? आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति भी, और ये भी बड़े हल्के हल्के चैप्टर थे। बट अब जो चैप्टर शुरू होगा इसके बाद रेखाएं एवं कोण, उसके बाद त्रिभुज, उसके बाद तुम्हारे चतुर्भुज, उसके बाद वृत्त, ये चैप्टर बढ़िया और तगड़े चैप्टर होंगे, ज्यामिति वाले चैप्टर। तो एक्साइटेड रहना उनके लिए, लेक्चर्स रेगुलर देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि दृष्टि बैच का अगला लेक्चर कब आएगा। बाकी तुम लोगों को कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा मजा आया कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं तुमसे सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।